तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट करा हुआ है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें। आपके लिए फिर एक्सरसाइज 5.1 बहुत ईजी होने वाली है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? बोल रहे हैं नीचे जितनी भी हमारे पास सिचुएशन दे रखी हैं, बोल रहे हैं कि इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे। ठीक है, रीज़न भी बताना है। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है ना, वो क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो जो पहला किलोमीटर है ना, उसके लिए वो 15 रुपीज़ चार्ज करती है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो पहला किलोमीटर चलेगा ना, उसके लिए तो वो 15 रुपीज़ चार्ज करेगी पहले किलोमीटर के लिए। जब वो दूसरा किलोमीटर स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद वो 8 रुपीज़ चार्ज करेगी। पहले के लिए वो 15 रुपीज़ चार्ज करेगी, दूसरे के लिए 8 रुपीज़, उसके बाद जो आएगा उसके लिए भी 8 रुपीज़, उसके बाद जितने भी हर किलोमीटर आएगा उसके लिए 8 रुपीज़ चार्ज करेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो देखना है क्या ये सिचुएशन एपी बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो दे रखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्ज दे रखा है। ठीक है, टैक्सी फेयर दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना बोला हुआ है इन्होंने, ₹15 चार्ज करते हैं वो। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट किलोमीटर आता है उसके लिए हर नेक्स्ट के लिए 8 किलोमीटर ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सो टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, पहले के लिए कितना है 15 है, तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 15 + 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23। सेम इसी तरह से थर्ड के लिए फाइंड कर लेते हैं। तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इक्वल्स टू, अब दूसरे के लिए कितना था 23 था, उसमें से फिर से कितने लगे 8 रुपीज़ लगे नेक्स्ट के लिए। तो 23 + 8 कितना हो गया 31 हो गया स्टूडेंट। तो RS 31 लग जाता है, यहाँ पे 23 लगता है और पहली बारी में 15 लगता है। ये हमारे पास 3 टर्म ही काफ़ी है। ठीक है, ये जो 3 नंबर आए यही काफ़ी है एपी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ना एपी जो आई है हमारे पास, वो एपी क्या आ गई, टैक्सी फेयर के लिए जो एपी आई है वो आई है, पहले नंबर पे आया 15, फिर उसके बाद आया 23, उसके बाद आया 31, अप टू सोन आगे का हमने चेक नहीं किया, 3 टर्म ही काफ़ी हैं। एपी तभी बोल सकते हैं अगर इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो कितना होगा, सबका इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे यस ये एपी है। तो डी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो डी कैसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देते हैं। तो 23 में से 15 जाएगा तो हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, मतलब 8 RS आ गया। फिर नेक्स्ट एक और डी चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डी चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 31 में से 23 जाएगा तब भी कितना आ रहा है हमारे पास 8 RS ही आ रहा है। ठीक है, तो सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज एन एपी, ये एक एपी है बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज सेम। ठीक है, डी क्या है इसमें सेम था, इस वजह से ये क्या हमारे पास एक एपी बना रही है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहाँ पे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी चेक करना है क्या वो एपी बनाता है या नहीं बनाता। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर एयर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वैक्यूम पंप क्या करता है, एक टाइम पे क्या करता है, जब एक बारी में वैक्यूम दबाते हैं ना, तो क्या होता है 1/4 ऑफ द एयर इससे निकल जाती है। ठीक है, जितनी इसमें से एयर है उसका 1/4 निकल जाता है। ठीक है, हर बारी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसमें कितनी एयर है, इन्होंने नहीं बता रखी कितनी एयर है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, लेट कर लेते हैं, लेट एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर एयर कितनी है, हमने मान लिया 64 kg, किलोग्राम में होती है ना यार,
तो 64 kg मान ली हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब हम पहली बारी पंप करते हैं तो क्या होता है 1/4 एयर निकल जाती है, मतलब 64 kg इसमें एयर होगी, उसका 1/4 निकल जाएगा, तो रिमेनिंग एयर कितनी रह जाएगी फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, देखो 64 एयर है, ठीक है, 64 का 1/4 निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास एयर कितनी बचेगी ये निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस इसका 1/4 कर लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 यहाँ पे 2 कैरी आ गया एंड 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे आ गया 16। अब 64 में से 16 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 48 kg, तो यहाँ पे आ गया 48 kg एयर बच गई, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस सिलेंडर में कितनी एयर रहेगी 48 kg एयर रहेगी। अब क्या होगा 48 kg जो रह गई है उसका 1/4 फिर से रिमूव हो जाएगा, फिर से पंप को प्रेस करेंगे, वैक्यूम को प्रेस करेंगे तो 1/4 48 का निकल जाएगा। तो अब सेकंड में देख लेते हैं, सो एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल। अब सेकेंड टाइम चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा, टोटल एयर कितनी है 48 kg है, अब 48 kg का 1/4 निकल जाएगा, ठीक है, किस में से निकलेगा 48 kg में से ही, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 12 ज़ा 48, तो यहाँ से 12 1 ज़ा 12, तो 48 में से 12 जाएगा तो वो हमारे पास क्या बच गई, रिमेनिंग एयर बच गई, तो कितनी रह गई 36 kg। अब सेकेंड टाइम जब प्रेस किया तो वो 36 kg ही बची, ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्म काफ़ी होती है, ठीक है, तो पहली बारी में एयर थी 64 kg, एक बार वैक्यूम किया तो 48 kg रहेगी, फिर दूसरी बार वैक्यूम किया तो 36 kg रहेगी, तो हमारे पास एपी क्या आ जाएगी, सो एपी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम में 64, फिर कितनी है 48 kg बची, फिर कितनी बची 36 kg बची, अब तो सोन आगे का हमने चेक नहीं किया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर डी सेम आता है तो हम बोलेंगे ये सिचुएशन एक एपी बनाता है, ठीक है, तो डी चेक कर लेते हैं। सो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं तो यह आएगा 48 माइनस 64, तो आ जाएगा हमारे पास 16 आएगा, 64 में से 48 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16 और साइन आएगा माइनस का। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करनी होती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 48, अब 48 में से 36 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, तो माइनस का 12 आ गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो डी क्या आ रहा है हमारा अलग अलग आ रहा है, एक बार माइनस 16 आया, एक बार माइनस का 12 आया, तो डी यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। बोल रहे हैं कि हमें क्या दे रखी है कि कुआं खोदने की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर कुआं खोदने की, व्हेन इट कॉस्ट्स Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। बोला जब हम पहली मीटर के लिए कुआं खोदा ना, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है, जब हमने पहली बारी के लिए कुआं खोदा तो इसने कितना कॉस्ट किया 150, 1 मीटर खोदा तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट मीटर के लिए खोदा, मतलब सेकेंड मीटर आ गया, ये पहला मीटर था, तो फिर कॉस्ट कितनी लगेगी, एंड राइज बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर जितने भी नेक्स्ट वाले मीटर आएंगे ना उनके लिए 50 कॉस्ट करता है, ठीक है। फिर अगला मीटर खोदेंगे उसके लिए भी 50 लगेगी, बस पहली बारी में 150 लगेंगी, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन एपी बनाता है कि नहीं बनाता है, तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मीटर के लिए खोदा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। पहले मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ, हर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर। सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, पहली बारी में कितना लगा 150 और उसमें 50 और लगेगा सेकेंड मीटर पे, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 200 Rs लग जाएगा। फिर जब नेक्स्ट मीटर आएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग
थर्ड मीटर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो सेकंड मीटर तक 200 लगा था, तो नेक्स्ट के लिए 50 और लगेगा, तो क्या हो जाएगा 50 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 RS। अब 3 टर्म काफ़ी होती है, आप चाहो तो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो AP बन रही है हमारे पास वो क्या बन रही है, सो AP इज इक्वल्स टू क्या बनी AP, पहली टर्म क्या है 150 है, उसके बाद नेक्स्ट कितना आ गया 200 आ गया, उसके बाद 250 आ गया, अप टू सोन 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 ये बना रही है, ठीक है। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D चेक करेंगे। अगर D हमारा क्या आ गया सेम आ गया तो हम बोलेंगे यस AP बन रही है, अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे नो AP नहीं बन रही है। तो क्या होता है सेकंड टर्म में से पहले इन टर्म्स को नाम दे लो, ये A1 A2 A3, ठीक है। क्या होता है A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो D आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 माइनस 150, तो कितना आ गया 200 माइनस 150 कितना आ गया 50 आ गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट के लिए D चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250 माइनस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 50। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर D इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो यस दिस इज एन AP, ये एक AP बना रही है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन एक AP बना रही है, ठीक है। तो ये बहुत इजी पार्ट था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में पैसे हैं 10,000 पर 8% का इंटरेस्ट लगता है हर साल, तो ठीक है उसके लिए हमें AP चेक करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने 10,000 जमा करा रखा है ना, उसके ऊपर हर साल 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगा, तब हमारे पास अमाउंट कितना बनता है, फिर नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट बन जाता है, फिर उस पर फिर भी तो 8% ही लग रहा है नेक्स्ट ईयर भी, फिर थर्ड ईयर में फिर भी 8% लग गया, तो फिर कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमें फिर जो टर्म्स आएंगी उनको हम चेक करेंगे क्या ये AP बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, 10,000 रुपये है, ठीक है। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8%, 8% का ब्याज लगता है हर साल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि अगर पहले साल में फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर हमारे पास अमाउंट कितना बन जाएगा पहले साल में, ठीक है। पहले कितना था, सबसे पहले 10,000 है, फिर उसको 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले हम 10,000 का 8% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10,000 का हमें क्या निकालना है 8% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 8/, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो डिवाइड में 100 आ गया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास, क्या बचा, इसको 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 800 बन जाएगा। मतलब पहले साल में 800 रुपया उस पर 10,000 पे इंटरेस्ट लगता है, तो हमारे पास जो A बना टोटल, मतलब पहली टर्म बनी A1 कितना बन जाएगा, कितना था प्रिंसिपल 10,000 है, अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000 है, 800 क्या लग गया इंटरेस्ट लग गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 10,800 हो गया पहले ईयर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से, अब हमारे पास जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया 10,800, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास वो लिख लो 10,800, इसको अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट, बहुत इजी तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% की है। फिर से क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है हमारे पास अब नेक्स्ट ईयर में 10,800, और हमें क्या करना है इसका 8% फाइंड करना है, ठीक है। तो 8/100 आ गया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और क्या हो जाएगा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 108 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास
864। अब जो क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना लग रहा है सेकेंड ईयर में 864, और तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 कितने आ जाएगी, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट था हमारे पास सेकेंड ईयर में 10,800, उस पर इंटरेस्ट लगा 864 का, तो टोटल अमाउंट हो गया, ऐड कर लो इसको, तो ऐड करके ये आ जाएगा हमारे पास 11,664। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई, पहली बारी में प्रिंसिपल था 10,000, फिर उसके ऊपर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा तो हमारे पास प्रिंसिपल बन गया 10,800, फिर उसके ऊपर फिर से नेक्स्ट ईयर में 8% लगा तो फिर हमारे पास अमाउंट कितना बन गया, 11,664। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक AP बन गया। अब चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं। ठीक है, तीनों टर्म्स को लिख लेती हूँ। तो पहली बारी में अमाउंट है 10,000, फिर नेक्स्ट टाइम है 10,800, फिर नेक्स्ट में 11,664 अप टू सोन। 3 टर्म काफ़ी होती हैं AP चेक करने के लिए। अब क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। ठीक है, D चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 800। ये D कितना आ गया हमारे पास 800 आ गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट के लिए D चेक कर लेते क्या, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास D कितना आ जाएगा, माइनस करके हमारे पास आएगा 864। ये आ गया हमारे पास D की वैल्यू। पहली बारी में D कितना आया हमारा स्टूडेंट 800 आया, नेक्स्ट टाइम 864 आया। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो सेम नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो है वो AP नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, उसमें फॉर्मूला लगता है, तो मैंने इजी रखने के लिए आपको इस तरह से करवाया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।